नमस्कार, मैं हूं बालकृष्ण थरेजा। आप देख रहे हैं डेली लाइव। आइए शुरुआत करते हैं आज के मुख्य समाचारों की। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी शुक्रवार को एक दिवसीय दौरे पर पहुंचे। हनुमानगढ़ कार्यकर्ताओं से किया आगामी विधानसभा चुनाव में जुटने का आह्वान। कफ सिरप की नशीली दवाएं बेचने के दोषियों को एनडीपीएस कोर्ट ने किया 14 साल की सजा से दंडित। खाली के बीच बाधा उत्पन्न कर रहे अवैध निर्माण को हटाने की मांग को लेकर किसानों ने जिला कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। नगर परिषद में कार्यरत महिला सफाई कर्मचारी ने फांसी लगाकर की आत्महत्या। दुष्प्रेरणा के आरोप में 3 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। टाउन में भद्रकाली रोड पर स्थित एफसीआई गोदाम परिसर में खड़े ट्रकों की टंकियों से हजारों लीटर डीजल चोरी। और अब समाचार विस्तार से। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी शुक्रवार को एक दिवसीय दौरे पर हनुमानगढ़ पहुंचे। यहां कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने आगामी विधानसभा चुनाव में जुटने का आह्वान किया। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी का कहना है कि 4.5 वर्ष पहले कांग्रेस पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में जो बातें कही उस पर यह सरकार बिल्कुल खरी नहीं उतर पाई। हनुमान जी की नगरी हनुमानगढ़ की धरती पर कांग्रेस पार्टी के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी और वर्तमान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान की जनता के साथ वायदा किया था कि 10 दिन में राजस्थान के किसानों का संपूर्ण कर्जा माफ कर दिया जाएगा। लेकिन 4.5 वर्ष के बाद भी आज राजस्थान का किसान टकटकी लगाए बैठा है। आज हजारों किसानों की जमीनें नीलामी व कुर्की की कगार पर है। इसकी जिम्मेदार कांग्रेस सरकार है, क्योंकि अगर सरकार कुछ कर नहीं सकती तो उस किसानों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने का अधिकार भी उन्हें नहीं है। नवनियुक्त जिलाध्यक्ष देवेंद्र पारिक के पदभार ग्रहण करने के समारोह में हिस्सा लेने शुक्रवार को हनुमानगढ़ आए प्रदेशाध्यक्ष जोशी ने भाजपा जिला कार्यालय में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि इस सरकार ने राजस्थान के लाखों करोड़ों युवाओं का भविष्य बर्बाद कर दिया। बेरोजगारी भत्ता तो नहीं दिया, लेकिन आरपीएससी जैसी पवित्र संस्था को भ्रष्टाचार का अड्डा बनाकर छोड़ दिया। मुख्यमंत्री के करीबी पूर्व राज्य मंत्री आरपीएससी में पास कराने के नाम पर 18 लाख रुपए रिश्वत लेते पकड़े जाते हैं। सबकी सुई मुखिया के ऊपर है। पेपर लीक का सारा खेल कांग्रेस पार्टी और सत्ता में बैठे लोगों के माध्यम से हो रहा है। परीक्षा देने वाले करोड़ों विद्यार्थियों के साथ सरकार खेल रही है। जोशी ने प्रदेश में नाबालिग लड़कियों के साथ बढ़ रही दुष्कर्म की घटनाओं को लेकर सरकार को घेरते हुए कहा कि इन घटनाओं को लेकर सख्त होने की बजाय मुख्यमंत्री अधिकांश मामलों को फर्जी ही बताते रहते हैं। ऐसे में इस तरह की वारदातों को अंजाम देने वाले अपराधियों के हौसले बढ़ते हैं। सरकार का एक मंत्री कहता है कि राजस्थान मर्दों का प्रदेश है, इसलिए इस तरह की घटनाएं होती हैं। लेकिन सरकार अगर ऐसी घटना करने वाले दरिंदों को ऐसी सजा दे जिससे उसकी 7 पीढ़ियां भी याद रखें तो शायद इस तरह की घटनाओं में कमी आ जाएगी। लेकिन सरकार के मंत्री अपराधियों के पक्ष में बयान दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि पुलिस भी पीड़ित परिवारों को न्याय की जगह प्रताड़ना देने का काम कर रही है। जोशी ने भीलवाड़ा जिले में 14 साल की बच्ची को कोयले की भट्टी में डालकर जलाने के मामले में राजस्थान सरकार और पुलिस पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि जब बच्ची के परिवार के लोगों को यह पता चलता है कि बच्ची की मौत हो गई है तो वे पुलिस के पास जाते हैं, लेकिन पुलिस बच्ची को ढूंढने में उनकी मदद नहीं करती। लेकिन कहीं न कहीं पुलिस की सूचना के बाद सबूत मिटाने के लिए उस बच्ची की बॉडी को काट कर फेंक दिया जाता है। सबूत मिटाने में पुलिस कहीं न कहीं सहभागी है। जोशी ने कहा कि आज राजस्थान का हर वर्ग सरकार से खफा है। सरकार किसी भी वायदे पर खरी नहीं उतर पाई। सरकार ने कहा था कि 5 साल बिजली के दाम नहीं बढ़ाए जाएंगे, लेकिन 4.5 सालों में 18 बार बिजली के दाम बढ़ा दिए गए। भाजपा के राज में 10,000 तक का बिजली का बिल माफ था, वह इस सरकार ने शुरू कर दिया। इसके साथ ही स्टेट टोल शुरू कर दिए। अन्नपूर्णा व भामाशाह योजनाएं बंद कर दी गई। चिरंजीवी योजना में 25 लाख रुपए तक का बीमा क्लेम के बोर्ड तो लगा दिए गए, लेकिन आज तक किसी एक व्यक्ति को इतना बीमा क्लेम नहीं मिला है। सीपी जोशी ने कहा कि अगर केंद्र सरकार की योजनाओं को निकाल दें तो राजस्थान की सरकार ने 4.5 वर्षों में सिर्फ अपनी कुर्सी को बचाने और भ्रष्टाचार करने के अलावा कोई काम नहीं किया है। अपने विधायकों और मंत्रियों के फोन टेप करने के अलावा कोई कार्य सरकार के राज में नहीं हुआ है। उन्होंने आरोप लगाया कि मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूँ, बाकी सब नकारा, निकम्मे और गद्दार हैं। इसके अलावा इस सरकार ने कुछ नहीं किया। जोशी ने कहा कि प्रधानमंत्री 140 करोड़ लोगों की सोचकर उनके विकास के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस के नेता देश को तोड़ने का काम कर रहे हैं। राजस्थान में मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, इस सवाल के जवाब में जोशी ने कहा कि भाजपा में पार्लियामेंट्री बोर्ड निर्णय करता है कि किसे मुख्यमंत्री बनाना है। अभी चुनाव है, चुनाव के बाद पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक होगी जिसमें ये निर्णय लिया जाएगा। इससे पहले प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी की मौजूदगी में भाजपा के नए जिलाध्यक्ष देवेंद्र पारिक ने पार्टी जिला कार्यालय में पदभार ग्रहण किया। इस मौके पर भाजपा के संभाग प्रभारी CR चौधरी, सांसद निहाल चंद, बाबा बालकनाथ, पूर्व मंत्री डॉक्टर राम प्रताप, पूर्व जिलाध्यक्ष बलबीर बिश्नोई, प्रदीप बेनीवाल, तिलीबंगा विधायक धर्मेंद्र मोची, किरण मेघवाल, प्रियंका बेलान, पूर्व सभापति राजकुमार इसारिया सहित पार्टी के अन्य पदाधिकारी और जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। मुख्य रूप से आज पार्टी के नवनियुक्त जिलाध्यक्ष जी के पदभार ग्रहण समारोह के निमित्त आना हुआ और कल गंगानगर में पार्टी की बैठक और कुछ पार्टी के कार्यक्रम, इस नाते 2 दिन का प्रवास यहाँ नहीं सहेगा राजस्थान एक कैंपेन जो 1 अगस्त को जयपुर के दरा पर हुआ था, जिसकी शुरुआत
16 जुलाई को जयपुर में ही पार्टी के यशस्वी राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जेपी नड्डा जी ने इसकी शुरुआत की थी। नहीं सहेगा राजस्थान, क्यों? क्योंकि 4.5 वर्ष पहले कांग्रेस पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में जो बातें कही उस पर वो बिल्कुल भी खरा नहीं उतर पाए। और आप तो यहाँ जानते हैं कि हनुमान जी की नगरी है हनुमानगढ़, वहाँ इसी धरती पर कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने उस समय के और वर्तमान मुख्यमंत्री जी ने राजस्थान की जनता के साथ वादा किया था कि 10 दिन में राजस्थान के किसानों का संपूर्ण कर्जा माफ कर देंगे। लेकिन 4.5 वर्ष के बाद भी आज राजस्थान का किसान टकटकी लगाए बैठा है कि कब होगा कर्जा माफ, जब किसान की जमीन, हजारों किसानों की जमीन नीलामी की कगार पर है, कुर्क की कगार पर है। उसका जिम्मेदार कौन है? सरकार ने वादा किया था हम संपूर्ण कर्जा माफ करेंगे, किसान ने कर्जा जमा नहीं कराया और वो ब्याज दर ब्याज वो बढ़ता गया। और इसी जिले के किसान ने, शांति धारीवाल जी ने फ्लोर पे कहा था कि अगर कोई किसान आत्महत्या कर लेगा तो उसके संपूर्ण कर्जा माफ करेंगे। और इस जिले के किसान ने आत्महत्या कर ली, कौन जिम्मेदार है उसका? आप अगर जो कुछ कर नहीं सकते तो किसानों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने का अधिकार किसने दिया? आप अपने मैनिफेस्टो में वही बातें डालें जिसको आप अमल में ला सकते हो, जो बातें कर सकते हो। इन्होंने कहा था हम बेरोजगारी भत्ता देंगे, लेकिन राजस्थान के लाखों करोड़ों युवाओं का भविष्य इस सरकार ने बर्बाद किया। बेरोजगारी भत्ता तो नहीं दिया, लेकिन आरपीएससी जैसी पवित्र संस्थाओं को एक भ्रष्टाचार का अड्डा इन्होंने बना दिया। एक आरपीएससी के मेंबर ने कहा 1.5 करोड़ रुपया लेके मैं मेंबर बना हूं। किसने लिया? किसने बनाया सदस्य? शक की सोई मुखिया के ऊपर। पूर्व राज्य मंत्री जो मुखिया जी के बहुत नजदीक है, वो 18 लाख रुपए लेते हुए पकड़े जाते हैं आरपीएससी में पास कराने के लिए। मिस्टर जारोली को चेयरमैन बनाया, किसने बनाया? जब वो बोर्ड के चेयरमैन से हटते हैं, गिरफ्तार होते हैं, तो कहते हैं मैं तो मोहरा हूं, डोर ऊपर तक है। सुरेश डाका जो इसका मुख्य आरोपी है, इतने समय तक बसता है और आज सलमान खुर्शीद उनके वकील बनते हैं उसकी जमानत के लिए। राजीव गांधी स्टडी सर्कल में मुख्यमंत्री जी स्वयं संरक्षक है, जहां से पूरा मामला लीक हुआ। उसके सेक्रेटरी अभी वर्तमान सरकार के एक मंत्री हैं जो उसके सेक्रेटरी हैं। क्या रिश्ता है कलाम कोचिंग सेंटर का इस पेपर लीक से? ये सारा का सारा खेल कांग्रेस पार्टी और सत्ता में बैठे लोगों को के माध्यम से हुआ। और इसी जिले का एक विद्यार्थी कन्हैयालाल पारीक, उसकी चीखें आज भी कानों में पड़ती है। उसका जिम्मेदार कौन है? आज राजस्थान के 1.5 करोड़ विद्यार्थियों ने एग्जाम दिया, तो उनकी भावनाओं के साथ आपने क्यों खेला? अगर आप उनकी अपेक्षाओं को पूरा नहीं कर सकते। आज हम सब लोगों ने देखा है कि यहाँ राजस्थान में जिस प्रकार से दुष्कर्म की घटनाएं बढ़ी हैं, आज ये एक आपके ही माध्यम से ये ध्यान में आता है कि 4 जुलाई से लेकर नाबालिग बच्चों के साथ अपहरण के बाद बलात्कार सवाई माधोपुर में, 16 जुलाई को अजमेर में दोस्त के साथ एक बच्ची गई, उसके साथ यूनिवर्सिटी कैंपस में 3 लड़कों ने सामूहिक बलात्कार कर दिया। 21 जुलाई को एक नाबालिग लड़की के साथ उसके 3 दोस्तों ने मिलकर उस बच्ची के साथ बलात्कार किया। 27 जुलाई को एक सामूहिक रेप हो जाता है। 30 जुलाई को 17 वर्षीय बच्ची के साथ सामूहिक बलात्कार। ये पूरी एक श्रृंखला है राजस्थान में। मैं ये नहीं कहता कि अपराध, लेकिन कहीं न कहीं जब दुष्कर्म की बात आती है तो राजस्थान का मुखिया जो इस मामले पर सख्त होना चाहिए, वो ये कहते हैं कि दुष्कर्म की 65% मामले फर्जी हैं। तब ऐसे अपराधियों को बल मिलता है कि ये मामले फर्जी हैं। और इनका एक मंत्री कहता है कि ये मर्दों का प्रदेश है, इसलिए इस प्रकार की घटनाएं होती है। अगर यही बयान आते, अगर किसी दरिंदे ने ऐसी घटना की, तो उसकी
ऐसी सजा मिलेगी कि उसकी 7 पीढ़ियां भी याद नहीं करेगी, तो शायद अपराध में कई कमियां है। लेकिन आप अपराधियों के पक्ष में बयान देते हो। आज भिलवाड़ा में आप ताज्जुब करेंगे, 14 साल की बच्ची के साथ रेप हुआ, उसकी एक एक शरीर के हिस्से को काटकर तालाब में डाल दिया, और एक वो डालने के बाद आ रहे थे तो हाथ बच गया था, तो उन्होंने कहा इसका क्या करेंगे, उसको कोयले की भट्टी में डाल दिया। आखिर पुलिस करती क्या है? वहां के जब बच्ची गायब हुई तो परिवार के लोग पुलिस के पास गए कि बच्ची गुम हो गई, तो उसको कहा आप राशन कार्ड लाइए, उसको आधार कार्ड लाइए, आप उसका टीसी लाइए, नाबालिग है या बालिग है, किसके साथ गई? पीड़ित परिवार को प्रताड़ना देना न्याय की जगह, ये कहाँ का इंसाफ है? और जब पुलिस उसके बाद कुछ नहीं किया, उसके बाद गांव के लोगों ने जब ढूंढने गए तब पता लगा कि एक हाथ कोयले की भट्टी में जल रहा है। फिर भी पुलिस ने कहा उसको मान लिया, हाँ उसको जिंदा जला दिया। तो लोगों ने कहा कि ये भट्टी 2.5 फीट की, इसमें बॉडी जाएगी कैसे, कहीं की और कुछ मामला है। तो लोगों ने फिर उसको ढूंढा तो तालाब में मिली बॉडी। और वो कब हुआ? पुलिस को परिवार के लोगों ने सूचना दी, उसके बाद बॉडी का डिस्पोजल हुआ। ये बड़ा आरोप मैं इस राजस्थान की सरकार और पुलिस पर लगा रहा हूँ। परिवार के लोग जब पता लगता है कि उस बच्ची की डेथ हो गई, पुलिस में कहते हैं, उसके बाद उसका डिस्पोजल होता है। पुलिस ढूंढने में मदद नहीं करती है, लेकिन कहीं न कहीं पुलिस की सूचना के बाद उस बच्ची की बॉडी को काट कर फेंक दिया जाता है सबूत मिटाने के लिए। बड़ा आरोप है कि आप कहीं न कहीं आप उसके सबूत मिटाने में सहभागी हैं। मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहते हुए, आज राजस्थान में हर वर्ग, चाहे किसान हो, चाहे युवा हो, चाहे नारी हो, इस सरकार से खफा है। इस सरकार किसी भी वादे पर खरा नहीं उतर पाई। ये सरकार बिजली के दामों में बेतहाशा वृद्धि हुई है। यहाँ जिन्होंने कहा कि हम 5 साल में बिजली के दाम नहीं बढ़ाएंगे, 18 बार बिजली के दाम बढ़े। बीजेपी के राज में 10,000 तक का बिजली का बिल माफ था, वो उन्होंने शुरू कर दिया। स्टेट टोल माफ थे, वो इन्होंने आके शुरू कर दिए। अन्नपूर्णा योजना थी, उन्होंने बंद कर दी। भामाशाह योजना थी, इन्होंने सरकार में आके बंद कर दी। आज क्या कारण है कि चिरंजीव योजना में आप लोग भी साथी हैं? आयुष्मान भारत अगर मोदी जी की नहीं होती तो चिरंजीव योजना आती क्या? और 25 लाख के होर्डिंग लगा रखे, 25 लाख। मैं आपसे भी कहूंगा कि राजस्थान में एक व्यक्ति तो बता दो जिसका 25 लाख तक का क्लेम हुआ, बीमा हुआ। आज पेंशन की बात और गैस की सब्सिडी की बात करते हैं, 50% उसमें भारत सरकार मदद कर रही है, तो क्यों नहीं बोलते हो गहलोत जी के भारत सरकार दे रही है? आज जिस प्रदेश में हम लोग रह रहे हैं, 30 में से 23 मेडिकल कॉलेज मोदी जी ने इन 9 वर्षों में दिए हैं। 2013-14 में 650 करोड़ रेलवे का बजट था, आज 23-24 में 9,500 करोड़ रेलवे का बजट मोदी सरकार ने दिया है। 6 तारीख को आपके यहाँ अमृत स्टेशन की 20 करोड़ की लागत का एक परियोजना का शिलान्यास माननीय प्रधानमंत्री जी वर्चुअल करने वाले हैं। कहना स्पष्ट है कि अगर केंद्र सरकार की योजनाओं को निकाल दे तो राजस्थान की सरकार ने 4.5 वर्ष में सिर्फ अपनी कुर्सी को बचाने और भ्रष्टाचार करने के अलावा कुछ नहीं किया। अपने ही विधायक और मंत्रियों के फोन टेप करने के अलावा कुछ नहीं किया। मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूँ, बाकी सब नकारा, निकम्मा और गद्दार है, इसके अलावा कुछ नहीं किया। ये हमारा इस सरकार पर आरोप है। देखिए, राहुल गांधी जी के बारे में तो मुझे कुछ ज़्यादा नहीं कहना चाहिए, क्योंकि वो खुद ही इसी शहर में कहा ना। और आप देखिए कि कितना बड़ा और कितने लाखों किसानों के भावनाओं के साथ खेला। और उन्होंने ऐसे, यह नहीं, आप ताजुब करेंगे, कहा विदेश में जाकर मुझे लोकतंत्र पर खतरा है, मुझे बोलने नहीं दिया जाता। अरे बोलने तो आपने अपनी पार्टी के सांसदों को नहीं दिया। जितना आपको समय मिला, 1 घंटा और 10 मिनट पार्लियामेंट में वो बोले हैं, किसी ने माइक नहीं बंद किया। और विदेश में जाकर कैसे देश को नीचे दिखाना कि मुझे बोलने नहीं दिया जाता, मेरा माइक बंद कर दिया जाता। 1 घंटा और 10 मिनट रेगुलर बोले। आप
दुनिया में जाकर देश की सेना को नीचा दिखाना, देश को नीचा दिखाना, ये एक सिस्टम बना लिया इन लोगों ने। और यही राहुल गांधी है जो भारत तेरे टुकड़े होंगे इस प्रकार के नारे लगाने वालों के साथ जाकर खड़े हुए। ये देश सब लोगों का है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। माननीय प्रधानमंत्री जी 140 करोड़ लोगों की सोचकर उनके विकास के लिए और डेवलपमेंट के लिए सोचते हैं, लेकिन आप कहीं न कहीं इस देश को तोड़ने की बात करते हैं। तो राहुल गांधी जी के लिए मैंने उनके बयान को कोई गंभीरता से लिखा। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। माननीय प्रधानमंत्री जी 140 करोड़ लोगों की सोचकर उनके विकास के लिए और डेवलपमेंट के लिए सोचते हैं, लेकिन आप कहीं न कहीं इस देश को तोड़ने की बात करते हैं। तो राहुल गांधी जी के लिए मैंने उनके बयान को कोई गंभीरता से लिखा। बार बार आता है और मैं हर जगह कहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी में पार्लियामेंट्री बोर्ड निर्णय करता है कि चुनाव के बाद किसको उस पर मुख्यमंत्री बनाना है। तो अभी चुनाव है, चुनाव के बाद ये सारी बातें हैं, बोर्ड उस समय, पार्लियामेंट्री बोर्ड उस समय निर्णय करेगा। एनडीपीएस कोर्ट ने नशीले कफ सिरप का कारोबार करने का दोषी पाए जाने पर दो लोगों को 14-14 साल की सजा से दंडित किया है। एनडीपीएस कोर्ट ने नशीले कफ सिरप का कारोबार करने के दोषी दो व्यक्तियों को 14-14 साल की सजा से दंडित किया है। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए एनडीपीएस कोर्ट के लोक अभियोजक दिनेश थादीश ने बताया कि दिनांक 28/6/2016 को टाउन थाना द्वारा गश्त के दौरान मैनावाली बस अड्डे पर पहुंचकर रावतसर की तरफ से आने वाली एक कार नंबर HR 24D 5444 को रोककर तलाशी ली गई तो उसमें दो व्यक्ति सवार थे, जिनका नाम रघुवीर सिंह पुत्र भंवर सिंह शेखावत ITA कॉलोनी हनुमानगढ़ जंक्शन एवं दूसरे व्यक्ति का नाम गुरप्रीत सिंह उर्फ सोनू पुत्र राजूराम माली ITA कॉलोनी हनुमानगढ़ जंक्शन थे। इनको रोककर तलाशी ली गई तो इनकी कार में 4 भूरे रंग के कार्टून मिले। उन कार्टून खोलकर देखा गया तो उसमें 100 बोतल कोडीन कप सिरप की मिली, जो सभी एनडीपीएस घटक की पाई गई। प्रत्येक कार्टून में 100 बोतल थी। इस प्रकार सभी चारों कार्टून में कुल 400 बोतल कोडीन की अवैध पाई गई। इस संदर्भ में रघुवीर सिंह व गुरप्रीत सिंह के पास कोई परमिट, लाइसेंस अथवा वैध कागजात बरामद नहीं हुए, जिस पर टाउन थाना में मुकदमा नंबर 411/216 धारा 8/222 के तहत दर्ज किया गया। अनुसंधान के पश्चात आरोप प्रमाणित पाए जाने पर मुलजिम रघुवीर सिंह पुत्र भंवर सिंह, गुरप्रीत सिंह उर्फ सोनू पुत्र राजूराम माली तथा रमेश शर्मा पुत्र भागीरथ निवासी वार्ड नंबर 5 रावसर के विरुद्ध चालान प्रस्तुत किया गया। विचारण के दौरान अभियोजन पक्ष द्वारा कुल 18 गवाह परिरीक्षित करवाए गए। विचारण के पश्चात और दोनों पक्षों की सुनवाई करने के बाद न्यायाधीश श्री रूपचंद सुथार द्वारा दोषी रघुवीर सिंह पुत्र भंवर सिंह शेखावत और गुरप्रीत सिंह को अवैध रूप से नशीली दवाइयां बिना लाइसेंस के अपने कब्जे में रखने एवं परिवहन करने के दोष में 14-14 साल की सजा से दंडित किया गया। इसमें रमेश शर्मा पुत्र भागीरथ शर्मा को संदेह का लाभ देते हुए दोष मुक्त करार दिया गया। दोनों दोषियों को 1.5 लाख रुपए जुर्माना भी लगाया गया। जुर्माना नहीं अदा करने पर 6 माह का अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतने की सजा दी गई है। 6/2016 को थाना अधिकारी पुलिस थाना हनुमानगढ़ टाउन द्वारा गश्त के दौरान मैनावाली बस अड्डा पर रावतसर की तरफ से आने वाली एक मारुति कार HR 24D 5444 को रोककर चेक किया तो उसमें रघुवीर सिंह पुत्र भंवर सिंह ITA कॉलोनी हनुमानगढ़ जंक्शन एवं गुरप्रीत सिंह उर्फ सोनू पुत्र राजूराम माली ITA कॉलोनी हनुमानगढ़ जंक्शन को चेक किया तो उनके पास कार में 4 भूरे रंग के कार्टून थे। चारों कार्टूनों में 100 बोतल कोडीन कप सिरप की मिली। बोतलों को चेक किया तो सभी एनडीपीएस घटक की होना पाई गई, जिस पर उक्त दोनों मुलजिमान के विरुद्ध पुलिस थाना हनुमानगढ़ टाउन में मुकदमा नंबर 411/2016 अंतर्गत धारा 8/21-22 एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत दर्ज किया गया। अनुसंधान में रमेश कुमार शर्मा पुत्र भागीरथ निवासी रावतसर से खरीद करना बताया, जिनके विरुद्ध धारा 8/29 में अपराध प्रमाणित माना गया। तीनों मुलजिमान के विरुद्ध चालान माननीय न्यायालय में पेश किया गया। विचारण के दौरान अभियोजन पक्ष ने कुल 18 गवाह पेश करवाए। आज माननीय न्यायालय ने बहस की सुनवाई के पश्चात मुलजिम रघुवीर सिंह व गुरप्रीत सिंह उर्फ सोनू को 14-14 वर्ष के कठोर कारावास 1.5 लाख रुपए के जुर्माना की सजा सुनाई है। अदम अदायगी जुर्माना 6 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतने की सजा सुनाई है। हाँ, रमेश शर्मा को जो है दोष मुक्त किया गया संदेह का लाभ देकर। 15 BKL खाले के बीच में बाधा उत्पन्न कर रहे अवैध निर्माण को हटवाने की मांग को लेकर किसानों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। 15 BKL खाले के बीच में बाधा उत्पन्न कर रहे अवैध निर्माण को हटाने की मांग के संदर्भ में ननाऊ, मुंसरी व बिरकाली के किसानों ने शुक्रवार को जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। गाँव मुंसरी के किसानों ने बताया कि 15 BKL में पक्का खाला है, इस पर कुछ किसानों ने अवैध निर्माण करवा रखे हैं। टेंडर होने के बाद अवैध निर्माण किया गया है। जल संसाधन विभाग के अधिकारियों को लिखित में अवगत करवाया जा चुका है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब अपनी समस्या
समस्या लेकर जिला कलेक्टर के पास पहुंचे हैं। उन्होंने कहा कि अब भी सुनवाई न हुई तो धरना प्रदर्शन करने को मजबूर होना पड़ेगा। इस मौके पर बनवारी लाल, त्रिलोकाराम, लेखराम, राकेश कुमार, बसंत कुमार, पुरखाराम, लिच्छू राम, दलीप सिंह सहित अन्य किसान मौजूद रहे। का खाला है जिसपे कुछ किसानों ने अवैध निर्माण कर रखा है, जिसका टेंडर होने के बाद लाइनमेंट पे अवैध निर्माण किया गया है। सभी अधिकारियों को हमने इसका ज्ञापन दे चुके हैं, लिख के एप्लीकेशन दे चुके हैं। इस पे कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। आज कलेक्टर साहब के पास आए थे, वही समस्या लेके देने की इसके अवैध निर्माण को हटाया जाए, परंतु कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। कोई सुनवाई ना होगी फिर हम धरना करेंगे। मैडम ने शांतिपूर्वक कहा है काम होगा आपका, अब देखो कितने दिन बाद ये काम करेंगे, हटवाएंगे उसको, ना हटवाएंगे तो हम धरना देंगे। कांग्रेस नेता भूपेंद्र चौधरी ने आज मोबाइल फूड टेस्टिंग लैब को झंडी दिखाकर रवाना किया। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा जयपुर में गुरुवार शाम को आयोजित अंगदान जीवन दान महाअभियान की शुभारंभ समारोह में 25 मोबाइल फूड टेस्टिंग लैब को अलग अलग जिलों के लिए रवाना किया गया। यह मोबाइल फूड टेस्टिंग लैब आज प्रातः सीएमएचओ कार्यालय हनुमानगढ़ पहुंची, जहां पीसीसी सदस्य भूपेंद्र चौधरी ने हरी झंडी दिखाकर मोबाइल को रवाना किया। उनके साथ सीएमएचओ डॉक्टर ओपी चाहर, आरसीएचओ डॉक्टर विक्रम सिंह, सहायक प्रशासनिक अधिकारी राकेश चौधरी, स्वास्थ्य निरीक्षक नवाबुद्दीन भाटी सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। इस अवसर पर चौधरी भूपेंद्र कुमार ने कहा कि जिले के उपभोक्ता अब मिलावटी खाद्य पदार्थों की जांच मौके पर ही करवा सकेंगे। केवल 15-20 मिनट में यह पता चल जाएगा कि उन पदार्थों में कितनी मिलावट है। रिपोर्ट आने के बाद विभाग की टीम संबंधित दूषित खाद्य सामग्री को मौके पर नष्ट करवा सकेगी। यह मोबाइल वैन मिलावटी पदार्थों की जाँच के साथ साथ उपभोक्ताओं और व्यापारियों को मिलावट को लेकर जागरूक भी करेगी। यह लैब निर्धारित शेड्यूल के तहत अलग अलग जगहों, बाजारों, मेलों और बड़े बड़े समारोह में भेजी जाएगी। आमजन मौके पर ही खाद्य सामग्री की शुद्धता की निःशुल्क जांच करवाकर रिपोर्ट ले सकेंगे। शेड्यूल के अनुसार क्षेत्र का कोई भी उपभोक्ता मौके पर दूध से बने पदार्थ, आटा, दाल, चावल, तेल, घी, मसाले, ठंडे पेय पदार्थ तथा पैक्ड ड्रिंकिंग वाटर की जांच करा सकेगा। सीएमएचओ डॉक्टर ओपी चाहर ने कहा कि नई दिल्ली की फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने चिकित्सा विभाग हनुमानगढ़ को लगभग 35 लाख रुपए की एक मॉडर्न फूड सेफ्टी ऑन व्हील्स उपलब्ध करवाई है। मोबाइल लैब में मिल्क एनालाइजर, हॉट एयर ओवन, हॉट प्लेट, मिक्सर ग्राइंडर, डिजिटल वेइंग स्केल, डिजिटल मल्टी पैरामीटर, हैंड हेल्ड मीटर, डिजिटल रेफ्रेक्टोमीटर आदि उपकरण मौजूद हैं। खाद्य सुरक्षा अधिकारियों द्वारा दूध में फैट की मात्रा, मिलावट वाली स्टार्च, यूरिया, पानी में जीएच, टीडीएस, कंडक्टिविटी जैसी रसायनों की मौके पर ही जांच की जा सकेगी। सुरक्षा के संदर्भ में जनता को व्यापक स्तर पर जागरूक करने के लिए एलईडी रिपोर्ट देने के लिए प्रिंटर बायोडेटा के लिए कंप्यूटर उपलब्ध रहेगा। आज यहाँ पर सीएमएचओ ऑफिस में हमने फ्लैग ऑफ किया मोबाइल फूड टेस्टिंग लैब। बड़ी खुशी की बात है, हमारी गवर्नमेंट ने, राजस्थान सरकार ने, अशोक गहलोत गवर्नमेंट ने हर एक वर्ग का ध्यान रखा है। स्पेशली अब जब त्योहारी सीजन आ रहा है, दिवाली के टाइम में हमारे जिले को ये फूड टेस्टिंग लैब मिला है, तो बहुत ही अच्छी खुशी की बात है। हर एक सारे जिले के अंदर ये उपलब्ध रहेगी वैन। कहीं भी किसी को जांच करवानी हो, निःशुल्क जांच, दूध की, मिठाई की, घी की, कोई भी आटा, कोई भी खाद्य सामग्री है जिसकी आप जांच करवानी चाहो, आप निःशुल्क जांच करवा सकते हैं। ये बड़ी प्रसन्नता की बात है कि हमारे जिले को ये बढ़िया उम्दा, शानदार, स्टेट ऑफ द आर्ट लेटेस्ट एक वैन मिली है। हाँ, ये मोबाइल फूड टेस्टिंग लैब की वैन मिली है अपने स्टेट से। अभी पहले 9 जिलों में थी, 25 को और दे दी। जो हर जिले में एक ये मोबाइल फूड टेस्टिंग लैब है। इसमें अपन 24 तरह की जांचें, खाने पीने की चीज़ें, अपने जैसे रसोई में जो काम आती हैं, सारे तरह के मसाले, दूध वगैरह, आटा, सारी खाने पीने की चीज़ें अपना निःशुल्क कोई भी चेक करा सकता है। जैसे अपने घर में जहाँ से भी खरीद रहा हो या जहाँ से भी आ रहा हो, आप जिस वेंडर से दूध लेते हैं उसका दूध भी चेक करा सकते हैं। निःशुल्क जांच है। इसमें जो ही इसकी रिपोर्ट भी अथवा मिल जाएगी। अगर रिपोर्ट मानक नहीं मिलती है, सब स्टैंडर्ड मिलती है, तो फिर उसके कानून के अनुसार जैसे रूटीन में कार्रवाई होती है वो सारी एक्ट में लिया जाएगा उसको। ये सारी इसका रूट चार्ट बना के भेजना पड़ेगा एडवांस में हमें जयपुर, कहाँ किस तारीख को जाएगी, पहले से तय किस एरिया में कितने दिन जाएगी। पूरे जिले में घूमेगी सर, ये सारी तहसील, गाँव जहाँ भी जरूरत पड़ेगी। एक सिर्फ मतलब अपने मुख्यालय के लिए नहीं है, पूरे जिले के लिए, गांव, शहर, ढाणी सब जगह जा सकती है। हाँ, बहुत है, ये भी एक ही है, पूरे जिले में घूम के सैंपल ले लेगी। नहीं, आप सीएमएचओ को फोन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। टाउन की बरकत कॉलोनी में एक महिला ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतका के पुत्र ने नगर परिषद जमादार सहित 2 लोगों पर उसकी माता को आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरित करने के आरोप में महिला पुलिस थाना में मुकदमा दर्ज करवाया है। पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, 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 पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। बच्ची को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, बच्ची को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो।
टाउन की बरकत कॉलोनी में एक महिला ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतका के पुत्र ने नगर परिषद जमादार सहित 2 लोगों पर उसकी माता व बहन के साथ छेड़छाड़ व प्रताड़ित करने का आरोप लगाते हुए आत्महत्या दुष्प्रेरणा के आरोप में महिला पुलिस थाना में मुकदमा दर्ज करवाया है। मुकदमे में नगर परिषद की मुख्य स्वच्छता निरीक्षक को भी नामजद किया गया। पुलिस मामले की जाँच में जुटी है। जानकारी के अनुसार एक व्यक्ति ने लिखित रिपोर्ट दी कि नवल किशोर वाल्मीकि ने उसकी बहन व माता के साथ छेड़छाड़ की। इसके बाद नवल किशोर वाल्मीकि नगर परिषद के जमादार ओम सांखला व मुख्य स्वच्छता निरीक्षक प्रेमलतापुरी ने उसकी माता को प्रताड़ित किया। इससे तंग आकर उसकी माता ने गुरुवार दोपहर करीब 3 बजे फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने तीनों के खिलाफ छेड़छाड़ आत्महत्या दुष्प्रेरणा में SC/ST एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया। दूसरी तरफ मृतका के परिजनों ने अस्पताल में धरना लगाते हुए आरोपियों की गिरफ्तारी तक पोस्टमार्टम नहीं करवाने का निर्णय लिया। इस मौके पर उपस्थित माकपा नेता सुरेंद्र शर्मा ने कहा कि आरोपियों ने मृतका को बुरी तरह से प्रताड़ित किया और आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरित किया। इसके लिए मृतका ने मजबूर होकर आत्महत्या की। उन्होंने कहा कि धारा 306 के तहत मुकदमा दर्ज हो चुका है, लेकिन पुलिस ने अभी तक आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया है। उन्होंने कहा कि जब तक आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, पोस्टमार्टम नहीं करवाया जाएगा। साथियों, कल शाम को अब कई लोगों को इस बात का शायद पूरा पता नहीं है, मैं भी अभी इनके घर जाके सुन के आया हूँ। मेरे को बुलाया इन्होंने, इनके घर जाके जो बात सुन के आया हूँ, जो मैंने बातें सुनी है, उस बच्चे को 10 दिन से इस परिवार को ये 3 लोग हरेसमेंट कर रहे हैं। ये 3 लोग जाति दुश्मनी तरीके से या और से इनको पीड़ित कर रहे हैं। और कल भी इस बच्ची को बुलाया था, कल भी इस बच्ची को एक बच्चा भी साथ में गया था, बदतमीजी भी, कल भी इस बच्चे के साथ बदतमीजी हुई है। तो सबसे बड़ी बात ये है कि जब आप सारे लोग कर्मचारियों काम आप लोग शहर का बहुत शहर को बचा रहे हो। मेरी बेटी की सलवार खुलवा में देख लो तो इंसाफ दिलाना ही पड़ेगा। देखो हत्या मेरी बेटी करिए, मेरी बेटी की इज्जत चली गई ना कहे जैसे ये कोई मारी दोनों जना सुनाई को नहीं करी। अब कैसा मेरी बेटी की लाश भी चक्कर देंगा जैसे बच्चियां मेरी देख मेरी बेटी कल आत्महत्या कर ली। उसको लगातार हरेसमेंट यहाँ के अधिकारी, एक कोई प्रेमलता है, एक कोई ओम प्रकाश है, एक कोई नवल किशोर है। ये बच्ची को बुला के 5-4 दिन से लगातार हरेसमेंट कर रहे हैं। 5 दिन से लगातार उसको बुला के उसकी फुंसी हो गई थी यहाँ पे। उसको कह रहे हैं गुफ्तगों के पास उसकी फुंसी हो गई। ये आपका ओम प्रकाश, ये लोग जो थे ये उसको कह रहे हैं ये सलवार खोल के हमें दिखा। बड़ी पीड़ित बात थी। बच्ची कल से रो रही थी, उसका छोटा भाई साथ में आया था। और कल जब 2 बजे के करीब ये पहुंचे तो अधिकारी लोग बाहर जीप लेके आए। इनसे पूछा कि आप आए हो कैसे हो? कहते आपने बुलाया है। क्या मैंने तो आपको इसलिए बुलाया कि आपको मैं जैसलमेर दिखा दूंगा, ये तो जंग से नहीं बचा है। यानी ट्रांसफर कोई बात नहीं है, नौकरी होती है, ट्रांसफर जाएगा, यहाँ से आदमी कहीं चला जाए, नौकरी करने वाले को जाना पड़ेगा। लेकिन अरेस्टमेंट करना, किसी को बार बार शोषण करना, ये बड़ी बुरी बात है। मेरे को इन लोगों ने सूचना दी, मेरे इनमें बहुत अच्छे लोग मित्र हैं। मैं इनके घर पहुंचा, इनसे बात पूछी। FIR दर्ज भी 306 में हो गई है, 306 में 354 में FIR है। FIR के बाद पुलिस कह रही भी हमें पोस्टमार्टम के बाद इसकी रिपोर्ट लेंगे, पिछला रिपोर्ट आएगी और आएगी। मैं तो एक ही बात कहना चाहता हूँ कि 306 में एक प्रावधान है, अगर अपराधी कोई है तो अपराधी को थाने में बिठा दिया जाता है और उसको थाने में रखते हैं। उसको 2-4 दिन रख के उससे पूछताछ भी की जाती है। मौके पर पुलिस चाहे जो 3 लोग हैं उनको अरेस्ट करके उनको ले जाए थाने, पूछे। अगर उनको ये नहीं लगे ये मुलजिम नहीं है, कोई बात नहीं, उनको छोड़े, बाद में हम अपने तरीके से करवा लेंगे। लेकिन अरेस्ट तो करें ना भाई। सरकारी डिपार्टमेंट में छोटा कर्मचारी का बेचारा कोई मर जाए तो कर्मचारी छोटी हरकत करते उसको सस्पेंड कर देते 1 मिनट में, उसकी नौकरी हटा देते 1 मिनट में, उसको कहते हैं घर भेज दिया। लेकिन ये तरीका ठीक नहीं है। इसके खिलाफ हमने अभी यहाँ बैठे हैं, इनके परिवार के लोगों से, हमारे यहाँ काफी समझदार लोग आए हुए हैं, इनके समाज के भी हैं, इनके पदाधिकारी भी हैं, इनके अच्छे नौजवान साथी हमारे साथ हैं। हम बैठ के तय करेंगे। हमारी एक ही मांग रहेगी कि 306 में गिरफ्तारी है तो पहले आप गिरफ्तार कर लो, कोई बात नहीं, पोस्टमार्टम करवा लो, हमें लिखित में दे दो भाई, हमें लिखित में दे दो। आश्वासन तो कोई लिखित में होता है, बातों से थोड़ी होता है। पुलिस ये कह दे कि जी मैं 3 दिन में गिरफ्तार कर लूंगा, नहीं कर ले तो कौन उनके खिलाफ कौन जाए जी? ये लोग सारे करते थोड़ी हो सकते बार बार। हम कह रहे हैं 306 में पहले उनको अरेस्टमेंट जो किया बच्ची का उनको गिरफ्तार करो। हम डेड बॉडी को लेने को तैयार है, अन्यथा सारे लोगों की राय से हमने तय किया है कि हम डेड बॉडी भी नहीं देंगे। टाउन में भद्रकाली रोड पर स्थित FCI गोदाम परिसर में खड़े
5 ट्रकों की टंकियों से बीती रात अज्ञात व्यक्ति हजारों लीटर डीजल चोरी कर ले गए। पुलिस मामले की जांच कर रही है। टाउन में मां भद्रकाली रोड पर चक 15 HMH स्थित ARDC गोदाम परिसर में खड़े 5 ट्रकों की टंकियों से गुरुवार रात्रि को हजारों लीटर डीजल चोरी हो गया। अज्ञात चोरों ने गोदाम की चारदीवारी पर लगे कंटीले तारों को काटकर गोदाम में प्रवेश किया, तेल चोरी कर इसी रास्ते से भाग गए। लेकिन गोदाम में तैनात चौकीदार को इसकी भनक तक नहीं लगी। शुक्रवार सुबह तेल चोरी की घटना का पता चलते ही ट्रोला चालकों में आक्रोश फैल गया। उन्होंने गोदाम की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े करते हुए विरोध दर्ज करवाया। सूचना मिलने पर टाउन थाना से पहुंचे पुलिस कर्मियों ने मौका देखा। ट्रोला चालक जगविंदर सिंह ने बताया कि वे गुरुवार शाम करीब 5 बजे ट्रोले में गेहूं भरने भद्रकाली मंदिर रोड स्थित ARDC के गोदाम में आए थे। देरी होने के कारण गाड़ी नहीं भर पाए। इस कारण उन्होंने 5 ट्रोले ARDC गोदाम परिसर में ही खड़े कर दिए। चौकीदार ने उन्हें कहा कि वे ट्रक तो खड़े कर सकते हैं, लेकिन उनमें सो नहीं सकते। इस कारण वे ट्रक खड़े कर वहां से चले गए। शुक्रवार सुबह वे गोदाम में पहुंचे तो सभी 5 ट्रोलों की डीजल की टंकी के ढक्कन टूटे हुए थे। तभी ट्रोलों की टंकियों में 100-150 लीटर डीजल भरा हुआ था, जो अज्ञात लोग चोरी कर ले गए। चौकीदार से बात की तो उसने बताया कि वह रात्रि को छत पर सोया था। उसने इस घटना से खुद को अनभिज्ञ बताया। सीसीटीवी कैमरों की फुटेज देखने पर चोरों के बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पाई, क्योंकि सीसीटीवी कैमरों से भी छेड़छाड़ हुई थी। ट्रोला चालकों ने शक जताया कि टंकियों से तेल चोरी करने की वारदात में चौकीदार भी शामिल हो सकता है। उन्होंने कहा कि FCI गोदाम में करोड़ों रुपयों की संपत्ति पड़ी है, बावजूद इसकी सुरक्षा व्यवस्था में इस तरह की चूक बड़ा सवालिया निशान लगाती है। उन्होंने गोदाम की सुरक्षा बढ़ाए जाने की मांग की है। हम कल इस टाइम को शाम को 5 बजे कनेक्ट भरने आए थे। यहाँ से ARDC गोदाम पड़ता है भद्रकाली रोड के ऊपर। तो कल 3 बजे पुकार हमारा नंबर कटा था। तो उस दौरान कल शाम को गाड़ियाँ लेट कर दी उन्होंने कि हम गाड़ी नहीं भरेंगे। तो उस दौरान हमने गाड़ियाँ अपने गोदाम ARDC गोदाम जो भद्रकाली रोड के ऊपर है, तो हमने 5 गाड़ियाँ कल हमारी मन कर दी थी। तो हमने 5 गाड़ी यहाँ दुकान में खड़ी करके हम चले गए। उस दौरान हमसे चौकीदार ने हमसे यूँ बोला कि भाई गाड़ी आप खड़ी कर सकते हो, लेकिन आप इसमें सोच सकते हैं आप। तो उस दौरान हम भी अपने यहाँ गाड़ी खड़ी करके और हम चले गए। तो सुबह जब हमने गाड़ी संभाली आके, उस दौरान ऐसी वारदात हुई कि हमारी डीजल की जो टंकी जो ढक्कन है वो सब टूटे में, और जो भी गाड़ियों में हमारे पास 100-200 लीटर तेल था सब निकल चुका है। जब हमने जब जांच पड़ताल करी है, उनसे पूछा है कि हमारी ये कैसे निकला, तो चौकीदार ने हाथ उठा दिए। इसमें मेरा कोई लेन देन नहीं है, ना हमें पता लगा कब ये वारदात हुई। कैमरे की बता रहे हैं कि सीसीटीवी कैमरा है वो ऊपर नीचे कर दिया गया है, और कैमरे में कोई भी जो प्रख्यात जो ने ये वारदात की है वो सब सामने नहीं आया फिलहाल। चौकीदार सर यहाँ गेट पे रहता है, जो भी गाड़ी की इनपुट आउटपुट होती है वो सब उसी की देख रेख में होता है। फिलहाल तो प्रशासन यही कहेंगे कि जो भी हमारे साथ जो भी तेल तो निकला हुआ है, जो कानून व्यवस्था जो है वो बिगड़ी हुई है फिलहाल इस ARDC गोदाम की। सर इसमें तो हो भी सकती है, दोनों ही बातें नहीं भी और हाँ भी, क्योंकि जिस हिसाब से चौकीदार बता रहा है कि वो रात में मैं छत पे सोया और उसी के दौरान छत पे आता है, छत पे आदमी आके कैमरा ऊपर से करता है, और उसके हिसाब से सर एक छोटी सी बात है, चलो हमारी तो गाड़ियाँ थी यहाँ खड़ी थी, जिस बंदे गोदाम है, जो मालिक है यहाँ का, उसका करोड़ों की संपत्ति यहाँ पड़ी है, तो कल को यहाँ कुछ ही हो सकता है। और जो मैं यूँ भी कहूँ कि एक गाड़ी खड़ी हो तो ही बात लगा, यहाँ 5-5 गाड़ी खड़ी हैं, 5-5 गाड़ी खड़ी होने बावजूद भी यहाँ तेल निकल रहा है, तो हमारे तो सर कोई बात नहीं, यहाँ जिसके पास करोड़ों की संपत्ति उसका क्या बनेगा। सर पुलिस को सूचना दे रखी है, हमने सूचना दी हुई है, सूचना देने पर वो पुलिस यहाँ पे आई हुई है और पूरे मुआयना कर गई है, यहाँ से उसकी जांच पड़ताल जो भी है उन्होंने सब करिए सर। और अभी वक्त ब्रेक का, हाजिर होता हूँ छोटे से ब्रेक के बाद। यूं तो कई बार मुझे हंसते देखा है, पर ये हंसी कुछ और है। ये गहना मुझ पर जचता है, पर ये महज एक गहना नहीं, ये रूपरेखा है मेरे मन की, हंसती खिलखिलाती लहरों की, जो आतुर थी अब तक मुझ पर सजने को। इसलिए ये गहना ही मेरा सच्चा श्रृंगार है, श्रृंगार है, श्रृंगार है। ब्रेक के बाद स्वागत है। आइए नजर डालते हैं अगले समाचारों पर। राजस्थान शिक्षक संघ ने 11 सूत्री मांगों को लेकर कलेक्ट्रेट के समक्ष प्रदर्शन कर ज्ञापन सौंपा। दिल्ली हो या राजस्थान, दिल्ली हो या राजस्थान,
राजस्थान शिक्षक संघ के सदस्यों ने आज 11 सूत्री विभिन्न मांगों को लेकर कलेक्ट्रेट के समक्ष प्रदर्शन कर ज्ञापन सौंपा। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए राजस्थान शिक्षक संघ के पदाधिकारियों ने कहा कि आज प्रदेश में प्रत्येक जिला स्तर पर पैदल मार्च निकाल विरोध दर्ज करवा ज्ञापन सौंपे जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि शिक्षक संघ की प्रमुख मांगों में तृतीय श्रेणी शिक्षकों के स्थानांतरण करना, शिक्षकों के जीपीएफ के खाते खोलना तथा वेतन विसंगतियां दूर करना मुख्य मुद्दे हैं। उन्होंने कहा कि इसके बाद सरकार की सद्बुद्धि के लिए यज्ञ भी किया जाएगा। राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय द्वारा संपूर्ण प्रदेश में 11 सूत्री अपनी मांगों को लेकर के प्रत्येक जिला शाखा पर आज पैदल यात्रा शिक्षक बचाओ पद यात्रा निकाली जा रही है। इसी क्रम में हनुमानगढ़ में भी आज पद यात्रा निकाली जा रही है। हमारी प्रमुख मांगे तृतीय श्रेणी शिक्षकों के स्थानांतरण करना, जीपीएफ खाते खोलना, वेतन विसंगति दूर करना, संपूर्ण सेवा काल में परिवीक्षा अवधि एक बार करना इत्यादि अनेक मांगे हैं। सुविधा नियुक्ति बंद करना, इन मांगों को लेकर संपूर्ण राजस्थान में आज शिक्षक संघ राष्ट्रीय के द्वारा आंदोलन किया जा रहा है। शिक्षक बचाओ पद यात्रा और सद्बुद्धि यज्ञ के द्वारा प्रदेश की सरकार को जिताने का प्रयत्न किया जा रहा है। हनुमानगढ़ के पूर्व सीएमएचओ अरुण चमड़िया के हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी स्थित सूर्य मकान में चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। जानकारी अनुसार कुछ ही महीनों में चमड़िया के मकान में दूसरी बार चोरी की घटना घटित हुई है। हनुमानगढ़ के पूर्व सीएमएचओ डॉक्टर अरुण चमड़िया के हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी स्थित सोने मकान में चोरों के घुसने की सूचना मिलने पर गुरुवार रात्रि को मोहल्ले के लोग व पुलिस मौके पर पहुंची। चोर तो घर में नहीं मिले, लेकिन सामान अस्त व्यस्त पड़ा मिला। हालांकि चोरी के सामान आदि का पता मकान मालिक के आने पर ही लग सकेगा। डॉक्टर अरुण चमड़िया के मकान में 4 माह में दूसरी बार चोरों ने धावा बोला है। हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी निवासियों ने बताया कि गुरुवार रात्रि को करीब 9 बजे सूचना मिली कि पूर्व सीएमएचओ डॉक्टर अरुण चमड़िया के सोने बड़े मकान नंबर 3/61 में चोर घुस गए हैं। चोरों ने घर के गेट अंदर से बंद कर रखे हैं। सूचना मिलने पर मोहल्ले वासियों के साथ जंक्शन पुलिस मौके पर पहुंची और घर के अंदर गए तो कोई नहीं मिला, लेकिन सामान अस्त व्यस्त पड़ा था। अभी तक यह पता नहीं चल पाया कि घर से कोई सामान चोरी हुआ या नहीं। डॉक्टर अरुण चमड़िया के हनुमानगढ़ लौटने पर ही पता चल सकेगा कि चोरों ने क्या चुराया है। उन्होंने बताया कि पूर्व में अप्रैल माह की शुरुआत में भी डॉक्टर अरुण चमड़िया के मकान में चोरी की वारदात हुई थी। तब अज्ञात चोर घर से नल आदि चोरी कर ले गए थे। यहाँ पे चोरी की सूचना मिलते ही पहुंच गए सारी भीड़। 9 बजे सूचना मिली, 9 बजे सारे जने इकट्ठे होने लगे। बाद में पुलिस को फोन किया, मौके पर पुलिस पहुंच गई। अंदर जाके देखा तो कुछ भी नहीं है, ना चोर मिला, ना सामान खिल रहा, अस्त व्यस्त पड़ा था। तो ये तो पता नहीं चोरी हुई है कि नहीं हुई। ये अरुण चमड़िया का मकान था, ये 3/61 मकान नंबर है। हाँ, पहले भी एक बार चोरी हो चुकी है, उसमें टूटियां ले गए थे। लेकिन अभी यही सूचना मिली इसके अंदर चोर बैठा है और अंदर से लोग करके बैठा है। पर अब जाके देख, अंदर से मोहल्ले वाले इकट्ठे होके देखने गए तो अंदर से ऊपर से गए, छत पे चढ़ के देखा तो अंदर जाके खोला तो कोई नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला। कमरे के अंदर तो सारा अस्त व्यस्त पड़ा था, सारा सामान खिलरा पड़ा था। कोई अंदर से आवाजें आ रही थी तो ही पता चला था भी चोर है। अंदर से गेट बंद थे, बाहर से नहीं। हनुमानगढ़ के नवनियुक्त अतिरिक्त जिला कलेक्टर कपिल यादव ने आज अपना कार्यभार ग्रहण कर लिया। हनुमानगढ़ के नवनियुक्त अतिरिक्त जिला कलेक्टर कपिल यादव ने शुक्रवार सुबह पदभार ग्रहण कर लिया। पदभार ग्रहण करने के बाद नए एडीएम ने जिला कलेक्टर रुक्मिणी रियार से मुलाकात कर निर्देश प्राप्त किए। एडीएम यादव ने कहा कि आगामी दिनों में शुरू होने वाली शहरी ग्रामीण ओलंपिक खेल, इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना व फूड पैकेट वितरण योजना सहित विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर गंभीरतापूर्वक लेते हुए कार्य किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि हाल ही में विधानसभा चुनाव से पहले राज्य सरकार की ओर से प्रशासनिक मशीनरी में फेरबदल किया गया। गत दिनों जारी राजस्थान प्रशासनिक सेवा के 336 अफसरों की स्थानांतरण सूची में हनुमानगढ़ एडीएम प्रतिभा देवटिया को एडीएम बीकानेर लगाया गया। उनकी जगह कपिल यादव को हनुमानगढ़ का अतिरिक्त जिला कलेक्टर लगाया गया। आज एडीएम के पद पर ज्वाइन किया है और श्रीमान जिला कलेक्टर मुद्दे से मुलाकात कर उनसे निर्देश प्राप्त किए और अभी जो आगामी दिवस में शहरी और ग्रामीण ओलंपिक खेल और इंदिरा जो स्मार्टफोन और फूड पैकेट वितरण जो योजना है सरकार की, इनको प्राथमिकताओं के साथ चुनाव की जो तैयारियां हैं उनको भी गंभीरतापूर्वक लेते हुए कार्य किया गया। टाउन स्थित राजकीय चिकित्सालय में चल रहा नर्सेज एसोसिएशन का धरना शुक्रवार को भी जारी रहा। नर्सेज एकता जिंदाबाद, नर्सेज एकता जिंदाबाद, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, दिल्ली हो या राजस्थान, वेतन भत्ता एक समान। विभिन्न मांगों को लेकर राजस्थान नर्सेज संयुक्त संघर्ष समिति का टाउन स्थित राजकीय चिकित्सालय में चल रहा धरना शुक्रवार को चौथे दिन भी जारी रहा। संघर्ष समिति के पदाधिकारियों ने कहा कि नर्सेज अपनी लंबित 11 सूत्री मांगों को लेकर पिछले 18 जुलाई से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन सरकार उनकी वाजिब मांगों को भी नहीं मान रही है। इसके चलते नर्सेज कर्मचारियों में आक्रोश है। उन्होंने कहा कि नर्सेज की लंबित 11 सूत्री मांगों का जब तक समाधान नहीं होता तब तक आंदोलन जारी रखने की बात कही। इस मौके पर समिति के गुगना राम सारण, वेद प्रकाश, निर्मला, सुनीता, तारा, दर्शना ढाका,
रविंदर यादव, राकेश बिश्नोई, श्रवण चोयल, आत्माराम, नवल किशोर, सुशील साई, शारदा, बलजिंदर कौर सहित अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे। आस्था नरसिंह संयुक्त संघर्ष समिति के बैनर तले 11 सूत्री मांगों को लेकर राज्य सरकार के खिलाफ जो धरना दे रहे हैं लगातार 5 महीने में, और इसमें हमारी जो 11 सूत्री मांगे हैं उनको पूरा करने के लिए हम सब एकजुट हैं। पूरे जिले से, पूरे राजस्थान में इसका विरोध कर रहे हैं और ये मांगे पूरी हो इसके लिए हम संघर्ष कर रहे हैं। राजस्थान नर्सेज संयुक्त संघर्ष समिति के अंतर्गत 11 सूत्री मांगों को लेकर हम लोग अपने सांकेतिक धरने पर आज चौथे दिन यहाँ बैठे हैं। प्रादेशिक के साथ साथ संयुक्त रूप से पूरे जिलेवार के साथ साथ प्रादेशिक धरना भी हम इसी के संदर्भ में दे रहे हैं। सरकार को इस धरने के माध्यम से हम राजस्थान सरकार को ये समझाने की, ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अभी तो हम सिर्फ संयुक्त रूप से धरने पर ही बैठे हैं। अगर उन्होंने हमारी इन 11 सूत्री मांगों की परवाह न करते हुए परवाह न की तो हमें अनिश्चित काल भूख हड़ताल या अन्य किसी रैली के माध्यम से उनको चेताएंगे। और पिछले 4.5 साल से हम लोग इसमें संघर्षरत थे। अभी लास्ट के 3-4 महीने से हम लोग ये सोच रहे हैं कि हम उन्हें धरने के रूप से समझाएं। अगर उन्हें समझ में नहीं आता है, अगर सरकार नहीं जागती है तो हम उन्हें आगे रैली और सामूहिक रूप से रैली या भूख हड़ताल के माध्यम से बताने या चेताने की प्रयास करेंगे। कांग्रेस के नवनियुक्त जिलाध्यक्ष सुरेंद्र दादरी शनिवार को अपना कार्यभार ग्रहण करेंगे। कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर आज सर्किट हाउस में बैठक का आयोजन किया गया। कांग्रेस पार्टी के नवनियुक्त जिलाध्यक्ष सुरेंद्र दादरी कल शनिवार को अपना पदभार ग्रहण करेंगे। इस संदर्भ में जंक्शन स्थित सर्किट हाउस में आज कांग्रेस पार्टी की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में वक्ताओं ने कहा कि हमें अधिकाधिक संख्या में कार्यकर्ताओं को कार्यक्रम स्थल तक लाना है। तमाम कांग्रेस कार्यकर्ता मिलकर कांग्रेस के इस कार्यक्रम को सफल बनाने का भरसक प्रयास करेंगे। वक्ताओं ने सुझाव देते हुए कहा कि पदभार ग्रहण कार्यक्रम समिति के पदाधिकारियों की जिम्मेदारी तय कर दी जानी चाहिए। सभी कार्यकर्ता अन्य कार्यकर्ताओं को लेकर कार्यक्रम स्थल तक पहुँचे। वक्ताओं ने कहा कि यह सुखद बात है कि लंबे समय के बाद जिला कांग्रेस कमेटी का गठन किया गया है और अब तमाम पार्टी के कार्य सुचारू रूप से संचालित हो सकेंगे। उन्होंने कहा कि प्रत्येक कांग्रेस कार्यकर्ता का यह दायित्व बनता है कि वह पार्टी हित में काम करते हुए आने वाले विधानसभा चुनाव में पार्टी की मजबूती के लिए काम करे। बैठक में गुरमीत सिंह चंदड़ा, विजय सिंह चौहान, सुमित रिणवा, मास्टर फूल सिंह, मनोज सैनी, दयाराम जाखड़ सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਦੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਚੰਗਾ ਇਕੱਠ ਹੋਵੇ ਔਰ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਹਵਾ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾਦਰੀ ਜੀ ਬਣੇ, ਚੰਗੇ ਬੰਦੇ ਬਣੇ ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵਧੀਆ ਚੱਲੇ। ਉਸੇ ਮਕਸਦ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ। ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ 10-10 ਬੰਦੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂ, ਕੋਈ 2 ਬੰਦੇ ਘੱਟ ਲਿਆਊਗਾ, 2 ਵੱਧ ਲਿਆਊਗਾ, ਤਕਰੀਬਨ 10 ਬੰਦੇ। ਉਵੇਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਜੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 10-10 ਬੰਦੇ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਵਿਧਾ ਵਾਸਤੇ ਟਾਊਨ ਦੀ मीटिंग ਅੱਡ करी, जंक्शन की ਅੱਡ करी। 6 तारीख को शपथ ग्रहण समारोह में आप सभी ज्यादा से ज्यादा मात्रा में पहुंचे, उसी के लिए ये मीटिंग रखी गई है। दादरी जी जिलाध्यक्ष के रूप में पहले भी 5 साल काम कर चुके हैं और बहुत ही एक अच्छे वर्कर हैं जिन्होंने जिलाध्यक्ष को मैंने जब देखा है कि बहुत अच्छी तरह से चलाया। ऐसे व्यक्ति के मान सम्मान के लिए हमें तय दिल से उनके साथ जाना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा भीड़ लेकर उनका मान सम्मान बढ़ाना। हमारे जो अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी के श्री सुरेंद्र जी दादरी बने हैं, 6 तारीख को वो अपना कार्यभार ग्रहण करेंगे। उसके संबंध में आज जंक्शन के पार्षदों की मीटिंग रखी गई थी और उसके अंदर हमारे गांवों की तरफ से हमारे देहात ब्लॉक अध्यक्ष और हमारे प्रधान जी दयाराम जी जाखड़ साहब आए थे और इन सभी ने एक मत होकर इस प्रोग्राम को ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारे कार्यकर्ता वो पहुँचे और उसको अच्छी से अच्छा हमने सफल बनाने के लिए सभी लोगों को कहा है। और जो पार्षद हैं वो भी ज़्यादा से ज़्यादा लोग लेके आएंगे और प्रधान जी ने कहा कि जो हमारे सरपंच हैं और हमारे जो पंचायत समिति जिला परिषद डायरेक्टर हैं वो भी ज़्यादा से ज़्यादा आदमी लेके आएंगे और हम इस प्रोग्राम को सफल बनाएंगे। और आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होता हूँ नए समाचारों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।